गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नीट पीजी कैरियर्स में जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कुछ स्टार्ट हो गए, वैसे और भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैं सबका अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि वो इस हद तक मुझे मानते हैं कि मैं उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूं। आज का मेरा थंबनेल आपने पढ़ा होगा, क्या है? इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी यानी क्या है? आपकी अच्छी रैंक है और आपको कई सारी ब्रांचेस मिल रही है और आपको कन्फ्यूजन हो गया आप क्या लोगे। भाई ये कुछ इसी तरह का है कि मैं जाता हूँ किसी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाता हूँ जहाँ बूफे डिनर है। वहाँ पंजाबी खाना भी लगा हुआ है, थाई खाना भी लगा हुआ है, चाइनीज़ भी लगा हुआ है और है जापानीज़ खाना भी लगा हुआ है, और क्या ना लगा हुआ है, कॉन्टिनेंटल इटालियन सब कुछ लगा हुआ है। अब मैं इसमें से चूज़ नहीं कर पाता कि मैं क्या खाऊं, ये खाऊं या वो खाऊं, या स्टार्टर खाता हूं तो भी पेट मेरा भर जाता है। तो भाई समझने की बात है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है क्या? भाई जो आपको जचता है, आपकी पर्सनालिटी जिस तरह का है, आप जिसे डाइजेस्ट करते वही तो ना खाओगे। तो मैं आज ये करने वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके क्वेश्चन आपको लाइव शेयर करूंगा, इनके जो है आईडीज शेयर करके। मैंने इनकी परमिशन ली हुई है कि मैं आपका जो है मैसेज डायरेक्टली शेयर करूंगा। तो पहले हमारे आते हैं कैंडिडेट जिसका नाम है डॉक्टर अरित्रा। डॉक्टर अरित्रा का मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे आया था। ये पूछते हैं कि इनकी रैंक है 19,733, अनरिजर्व कैटेगरी में रैंक है। डॉक्टर अरित्रा अपने इंटरेस्ट बताते हैं कि इनके जो लास्ट ईयर के जो रेटिंग्स थे, लास्ट ईयर की जो जो कैटेगरीज थी उसके हिसाब से इन्हें क्या क्या मिल रहा है। इन्हें न्यूरोसर्जरी मिल रहा है, इन्हें सीटीबीएस मिल रहा है, इन्हें ऑर्थोपेडिक्स मिल रहा है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मिल रहा है, सर्जरी मिल रहा है, एनेस्थीसिया मिल रहा है, पैथोलॉजी मिल रहा है। अब ये बोलते हैं कि मुझे इतना सब जो मिल रहा है तो मेरे गोल क्या है। इनके गोल है अपनी लाइफ में कि भाई ये चाहते हैं न्यूरो सर्जरी करना चाहते हैं तो स्पाइन न्यूरो सर्जरी करना चाहता है, या फिर न्यूरो ऑन्कोलॉजी करना चाहता है। ये अगर सीटीबीएस कार्डियक सर्जरी करना चाहते हैं तो पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी करना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, मेडिकल ऑन्कोलॉजी दोनों में इंटरेस्टेड हूँ। एनेस्थीसिया अगर लेंगे तो ये बोलते हैं कि मैं एनेस्थीसिया प्रैक्टिस नहीं करने वाला, क्योंकि ये बहुत ही ईमानदारी से बोलते हैं मुझे ईगो इश्यूज है, तो मैं कभी प्रैक्टिस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह के प्रैक्टिस नहीं करने वाला। जो बहुत ही अच्छा आंसर है, यानी ये जानते हैं कि वो खुद क्या है। आगे जाके ये बोलते हैं पैथोलॉजी, हिमेटोलॉजी, जेनेटिक्स या ऑन्कोपैथोलॉजी या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी मैं कैरियर बना सकता हूँ। अब मैंने इनको बोला कि भाई ये बोल रहे थे कि मुझे हेल्प कीजिए, मुझे बताइए कि मैं कैसे जाऊँ। भाई डॉक्टर हरित्रा, मैंने इन्हें बोला कि यह है कि भाई अगर आप यही चाहते हो कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस आजकल सबको चाहिए, आपको ये चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये है कि भाई जो ऑर्थोपेडिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स में है, अगर आप स्पाइन में इंटरेस्ट हो तो स्पाइन में क्या रिटर्न्स बहुत कम है। स्पाइन के जो एवरेज पैकेजेस होते हैं वो कंपेयर टू यानी आर्थ्रोप्लास्टी के जो होते हैं, मान लो टोटल नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट, इनसे काफ़ी कम होते हैं। अगर आप ट्रॉमा ऑर्थोपेडिक करें तो और भी काफ़ी कम है। और उसमें जो है लैटेंट पीरियड है, वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा है। डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ सिटी यू आर, टीयर 1 टीयर 2 सिटी में तो बहुत ही कंपटीशन है। अगर आप सीटीबीएस करना चाहते हो और बोलते हैं कि मैं जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी करूंगा, तो आजकल सीटीबीएस की जॉब या आपकी प्राइवेट नहीं हो सकती, आप किसी इंस्टीट्यूट में ही काम करोगे। मान लो अपोलो जैसी हॉस्पिटल होगी, नारायण जैसी हॉस्पिटल होगी, या फिर जिस मैक्स हॉस्पिटल हो गई या कोई भी हो गई। मान लो आप पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन बन गए, लेकिन हो क्या रहा है, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी काफ़ी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि एंटीनेटल चेकअप्स हो रहा है जिसमें हम जो कि ऑर्गेनोजेनेसिस देख रहे हैं हम लोग। ये जो है एनोमली स्कैन जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी पहले से ही डायग्नोज हो जाता है। दूसरा क्या हो रहा है, पहले हमारे ज़माने में जब मैं रेसिडेंसी की तरफ पीडीए, एएसडी, ये सब सर्जरी से ही क्लोज हो जाता था। आजकल आधे से ज़्यादा मान पौने भाग के एएसडी है, पीडीए है, वीएसडी है, सब इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी से ही खत्म हो जाता है। तो एनेस्थीसिया में आप क्रिटिकल केयर करना चाहते हो, लेकिन क्रिटिकल केयर में काफ़ी सैचुरेशन है, आपकी कंपटीशन लगेगी। ये मान लो एमडी मेडिसिन वाला है वो भी क्रिटिकल केयर करेगा, एमडी पल्मोलॉजी वाला भी करेगा, और कई बार फैमिली प्रैक्टिस वाले भी क्रिटिकल आईसीयू में काम करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो इन लोग देते हैं, मान लो कि तो भाई पल्मोलॉजी वाला सबसे बेहतर रहता है इसमें। मैं कई लोगों को जानता हूँ, लेकिन लेकिन क्या हो रहा है, क्रिटिकल केयर में भी आप किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में एक जॉब करते ही रह जाओगे। अब आपके पास बचता क्या? आपके पास बचता है मेडिकल ऑनको, रेडिएशन ऑनको। लोग कई बंदे हैं, आप पहले रेडिएशन ऑनको लीजिए, उसके बाद आप डीएनबी अच्छे, आपके स्टूडेंट अच्छे लग रहे हो, आपकी जो परफॉर्मेंस अच्छी है, फिर से आप अपियर हो जाए, सुपर स्पेशलिटी में अप्लाई कीजिए, और सुपर स्पेशलिटी में यानी एग्ज़ाम दे के आप मेडिकल ऑनको भी कर लीजिए। मेडिकल ऑनको और
मेडिकल ऑन्को और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी दोनों कॉम्बो करके अपना प्राइवेट सेटअप खोलिए। यानी जो मैंने बोला था कि भाई ऑन्कोलॉजी है, इसकी जो ऑन्कोलॉजी के ट्रीटमेंट में तीन जो है 30-30 डिवाइड कर दो, मतलब ऑन्को सर्जरी हो गया, मेडिकल ऑन्को हो गया, रेडिएशन ऑन्को, तो इसमें से दो बिल्कुल आपके पास आ गए हैं। आपके पास हो गए 60-70% पेशेंट्स, तो आप ही ट्रीट कर रहे हो और आप सर्जन को ऑब्लाइज करोगे अपने पेशेंट्स दे के ट्रांसफर करके। दोस्तों, गुजरात में है में जो ऑन्कोलॉजी है, सर्जरी प्रेफरेंस पहले होता है, यानी सर्जन दूसरों को पेशेंट देते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं, बॉम्बे जैसे शहर में ये होते ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्को, रेडिएशन ऑन्को का ही दबदबा है। पेशेंट इन्हीं के पास जाते हैं, वो प्राइमरी असेस करते हैं, वो स्टेजिंग, वो ट्रीटमेंट करते हैं, वो सर्जन को रेफरेंस करते हैं, तो उसमें भी आपका शेयर रहता है। तो आपके लिए तो यही ब्रांच रहेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि आप क्लिनिकल ब्रांच भी अच्छी लगती है और फिर आप एक साइड बोलते हो कि नॉन क्लिनिकल ब्रांच जैसे पैथोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ऑन्कोपैथ हो गया, सही है। अगर आप बिल्कुल ही नॉन क्लिनिकल में जाते हो, पैथोलॉजी, ऑन्कोपैथो, जेनेटिक्स में अपनी लैब खोल सकते हो। टीयर 1 सिटी में काफ़ी सारी लैब्स है, लेकिन टीयर 2, टीयर 3 सिटी में अभी भी स्केर्सिटी है। अगर आप इस तरह का कर सकते हो, अगर आप एक्सपर्ट और हिस्टोपैथो या ऑन्कोपैथो बन सकते हो, तो आप अपना सेटअप कर सकते हो। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तो मैं बोलता हूँ सोचिए ही नहीं, सोचिए ही मत, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में काफ़ी लैग पीरियड है, यानी एक्सपीरियंस वाले बंदे ही डिमांड में रहते हैं। आप अगर जूनियर लेवल से स्टार्ट करोगे तो बहुत ही लंबा रास्ता रहेगा, उसमें प्रेशर बहुत होता है। प्राइवेट में प्रेशर बहुत होता है। प्राइवेट में जो सीईओज होते हैं, सीएफओज होते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनकी तो लगी रहती है कि भाई परफॉर्म कीजिए, जैसे कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट रिलायंस यानी इंडस्ट्री हो गई। भाई पेशेंट क्यों नहीं आ रहा, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, ये सब बहुत ही माथापच्ची रहती है। उसमें भी कोई मेडिको लीगल केस आ गया तो और भी ज़्यादा। तो मेरी इनको एडवाइस रही थी कि आप मेडिकल ऑन्को, आप रेडिएशन ऑन्को लीजिए, फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी करिए, और यही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो ये हो गया इनका। अब दूसरे जो हमारे जो कैंडिडेट थे, इनका नाम है दिशांत। इनका नाम है दिशांत पाटिल। दिशांत पाटिल ये कह रहे हैं, दिशांत पाटिल है, इनकी रैंक है 17,000। कॉन्ग्रेचुलेशन दिशांत एंड अरित्रा फॉर योर गुड रैंकिंग इन द पीजी एग्जाम। तो ये है कि भाई इनका इनका ये कहना है, इनकी रैंक पे इनको 85 लैक्स में प्राइवेट में रेडिएशन मिल रहा है, यानी रेडियोलॉजी मिल रहा है, और 65 लैक्स में इनको एमडी मेडिसिन मिल रहा है। ये वो अच्छी कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। और इसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगर मैं सेमी गवर्नमेंट में जाता हूँ, अगर मैं सेमी गवर्नमेंट में जाता हूँ तो काफ़ी कम पैसे में मुझे सभी ब्रांच मिल रही है। और इनका आगे जाके कहना है कि भाई मेरा मैं तो कोई भी ब्रांच ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ इनको कंटेस्ट करूंगा, कोई भी ब्रांच कैसे ले सकते हो भाई? एक तो क्लियरली बच्चों, एक अपने आप को डिवाइड कर दीजिए, अपना माइंडसेट डिवाइड कर दीजिए। आप तो या तो मेडिकल लाइन एज वाले हो सकते हैं, लीनिंग वाले, या तो आप सर्जिकल लीनिंग वाले हो सकते हैं। मेरी बात मानो, ये दोनों बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ है। मेडिकल लाइन वालों का जो टेम्परामेंट होना चाहिए, जो आईक्यू होना चाहिए, जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो थिंकिंग होना चाहिए, अलग रहता है। और सर्जिकल ब्रांच, कोई भी सर्जिकल ब्रांच हो, उनका थिंकिंग, उनका टेम्परामेंट, उनका वर्कलोड, उनका फिजिकल कैपेसिटी बिल्कुल ही अलग रहता है। तो आप ये मत बोलिए कि मैं कुछ भी ले सकता हूँ, यानी ऐसे नहीं कि मैं जनरल सर्जरी भी ले सकता हूँ, जनरल मेडिसिन भी ले सकता हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। लॉन्ग टर्म में ये किसी का पैशन नहीं हो सकता कि मैं सर्जरी भी कर लूंगा और मेडिसिन भी कर लूंगा। क्योंकि आप एमबीबीएस कर सकते हो, आपको पता नहीं आप फिजियोलॉजी में इंटरेस्टेड है या एनाटॉमी में इंटरेस्ट है। तो ये चल लीजिए, यानी दिशांत ये कहते हैं वो कोई भी ब्रांच ले सकते हैं। ये दोनों ब्रांच बोली है कि मैं 85 लाख में रेडियोलॉजी ले लूँ, या फिर 65 लाख में मैं मेडिसिन ले लूँ, या और भी कोई मेडिकल कॉलेज में कोई भी ब्रांच ले लूँ। तो भाई दिशांत ये है कि अगर आप, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, अगर आप पेमेंट कैपेसिटी रखते हैं, अगर आप पे कर सकते हैं, अगर आपकी कॉलेज अच्छी है, वहाँ जहाँ रेडियोलॉजी मिल रहा है, तो आप 85 लाख खर्च कर सकते हैं। लेकिन आपका गोल रहेगा दो, या तो आप इंटरवेंशन रेडियोलॉजी करोगे, या तो आप ऑन्को रेडियोलॉजी प्रैक्टिस करोगे। ऑन्को रेडियोलॉजिस्ट अगर आप बन जाओगे तो अच्छी कॉर्पोरेट ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल में आपको अच्छे पैकेज में आपको जॉब मिल सकती है। आप अपना रेडिएशन सेंटर भी पार्टनर्स बना के, ग्रुप बना के रेडियोलॉजी यानी सेंटर खोल सकते हो, जहां आपको, यानी आप पेट स्कैन करोगे, एमआरआई स्कैन करोगे, वहां आप रेडियोलॉजिकली स्टेजिंग वगैरह का एक्सपर्ट हो, अगर आप एफएनएसी बायोप्सी वगैरह लेने में एक्सपर्ट हो, और अगर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी हो गए तो बात ही क्या है। तो अगर आप 85 लाख खर्च रहे तो आपका गोल रहेगा इंटरवेंशन रेडियोलॉजी या फिर ऑनको रिलेटेड रेडियोलॉजी प्रैक्टिस। जनरल रेडियो से आपका काम नहीं बनेगा।
आप बोल रहे 65 लैक्स में आप मेडिसिन लेना चाहते हो, तो मेडिसिन लेना चाहते हो, और ऊपर से आप ये बोल रहे हो कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस, या इनका सबसे बड़ा ब्रांच जो मैंने पहले बताना चाहिए था, इनका जो कंक्लूजन है, कोई भी ब्रांच ले सकता हूँ, ये दोनों के सिवाय मिल भी रही है मीडियम कॉलेज में, कि ये कह रहे हैं कि भाई मैं ओपन टू ऑल ब्रांच हूँ, लेकिन मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी ब्रांच चाहिए जो मिनिमम और नो इमरजेंसी हो, लेकिन और मैं है Tier 2 सिटी में मैं सेटल होना चाहता हूँ। तो दिशांत मुझे बताइए कि आपने तो है कि भाई इसमें तो रेडियोलॉजी आपके लिए सूट करेगा, जहाँ आपको मिनिमम और नो इमरजेंसी है, जहाँ आपका पेइंग जो आपका पैकेज भी ठीक रहेगा, या आप प्राइवेट करोगे तो भी कमा लोगे, और इमरजेंसी तो है ही नहीं, और आप जब चाहे आप खोल दो, जब चाहे बंद कर दो, छुट्टी लेना है कोई पूछेगा नहीं, डॉक्टर छुट्टी पे, आपका जो फ्रेंड है वो आपको रिपोर्टिंग कर देगा। तो ये तो इसी में होने वाला है। मेडिसिन की ब्रांच है, कोई है कि मिनिमम या नो इमरजेंसी, लेकिन वो कौन सी ब्रांच है भाई? कार्डियोलॉजी तो नहीं हो सकता भाई, न्यूरोलॉजी तो नहीं हो सकता, हाँ एंडोक्राइनोलॉजी है जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस इज इंटायरली ओपीडी बेस्ड। जो आपकी प्रैक्टिस शेयर करेंगे आपके मेडिसिन वाले जो बंदे हैं, वही आधे केस डायबिटीज और थायराइड ये सब केसेस ले जाएंगे। तो उसमें वर्क लाइफ बैलेंस है, लेकिन बिल्कुल ओपीडी प्रेस है, या दो फिर जो दो चार रेफरेंसेस आपको हॉस्पिटल में देखने हो, आईसीयू में देखने हो, वो रहेगा। रोमेटोलॉजी आप कर सकते हो, इन्फेक्शियस डिजीज आप कर सकते हो आगे जाके, लेकिन इसमें आपका एपेटाइट होना चाहिए। आपका एपेटाइट होना चाहिए कि भाई मैं 3 साल ये करूंगा, फिर एसएस करूंगा, और फिर मैं जाके प्रैक्टिस करूंगा। Tier 3 सिटी में एक फायदा आपको ये रहेगा कि मान लो आप डीएम नहीं बनते, आप डीएम इन्फेक्शियस नहीं हो, या डीएम आप एंडोक्राइन नहीं हो, या डीएम आप रोमेटोलॉजिस्ट नहीं हो, तो आपको ये रहेगा, मान लो आप अपना सर्टिफिकेट बना, मैंने 1 ईयर फेलोशिप यहाँ की हुई है, एक्स जगह, मैं यूएस जाके आया, मैं यूरोप जाके आया, जर्मनी जाके आया, स्विट्जरलैंड जाके आया, रोमेटोलॉजी की मैंने एक्सपीरियंस ली हुई है, या इन्फेक्शियस डिजीज में मैंने यूएसए की एक हॉस्पिटल में मैंने रोटेशन किया हुआ 1 साल। तो ये कई बार आपके बोर्ड पे सर्टिफिकेट लगाते हो तो Tier 3 सिटी में चलेगा, नो नीड ऑफ डूइंग डीएम। और फिर उसके आपके कांटेक्ट होते हैं, सर्जन्स होते हैं, उनके पास इन्फेक्शियस केसेस आते हैं, आईसीयूज में कांटेक्ट हो, और आप हेड स्टार्ट, अगर आप लीडिंग हो, फर्स्ट टाइम प्रैक्टिशनर हो उस सिटी में, तो आपकी प्रैक्टिस चल पड़ेगी। I hope Dishant I have cleared you this thing on work-life balance, and out of the two main branches that you were talking about, medicine and radiology. पैसा खर्च सकते हो, रेडियोलॉजी ले जाओ इंटरवेंशन और ये करने के लिए, और मेडिसिन लोगे तो क्या सोच के करोगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आइए अब लेते हैं कि ये दो थे मेरे व्हाट्सएप के जो बड़े मैसेज थे, और जो था प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो इन दोनों को क्या हो रहा था, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, कई सारी चॉइस है, समझ में आ नहीं रहा है, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है कि मैं क्या करूँ, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, कोई बोल रहा है ये, कोई बोल रहा है ये। आई थिंक आई हैव गिवन यू अ प्रैक्टिकल एंड वेरी रियल लाइफ सिनारियो, और अब आपका जिम्मा है, लेकिन आई विश कि आप मुझे बताना कि आपको क्या मिला, आपने क्या चूज किया, और आपको सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं। कई बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन था, जैसे हो गया आशीष हो गया, फिर डॉक्टर, दूसरे भी एक डॉक्टर थे जिन्होंने लोग बाद में मुझे थैंक किया है कि आपने बहुत ही, और क्या डॉक्टर बोस थे, इन्होंने बोला कि आपका वीडियो देखने के बाद मेरे को इतनी क्लैरिटी आ गई कि मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया मुझे क्या करना है लाइफ में। ये मेरा अचीवमेंट है, एंड आई एम थैंकफुल टू यू। ये मेरा अचीवमेंट है कि मैं किन लोगों की लाइफ में कुछ यानी इनपुट दे पा रहा हूँ, कुछ गाइड कर पा रहा हूँ, कुछ सुधार कर पा रहा हूँ। ये मेरे अंदर का टीचर है जो जाग गया है। अच्छा, हम आते हैं कि भाई जो है ये जो बच्चे लोग हैं, ये जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जिनके अब जो थे यानी हमारे जो है यूट्यूब में जिनकी कमेंट्स में जो क्वेश्चन आए थे, तो अब हम ले रहे हैं, पहला जो ले रहे हैं वो है मिस्टर अभिषेक चौहान। अभिषेक का आज ही मैसेज आया था, और अभिषेक पूछ रहे हैं कि है अभिषेक, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट 18,000 रैंक। 18,000 रैंक है, ये फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है, लेकिन ये बहुत ही ईमानदारी से बोल रहे हैं कि इनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। अभिषेक, आप अकेले नहीं हो, मेरी भी हालत यही थी। मेरे कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं था। मैं सर्जरी में गोल्ड मेडल था यूनिवर्सिटी में, मुझे कई जगह पे सर्जरी नॉन स्टाइपेंड्री मिल रही थी, लेकिन गुजरात के बाहर भी मिल रही थी उस रैंक में, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास हेड स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस नहीं था। मैं अपने आप को नॉन स्टाइपेंड्री सीट नहीं ले सकता था क्योंकि मेरी भी शादी होने वाली थी, रेसिडेंसी में सगाई ऑलरेडी हो चुकी थी। तो सोशल सर्कमस्टेंसेस भी कई लोगों के ऐसे आते हैं, पैसा नहीं है, शादी हो रही है, तो भाई ऐसी सीट लूँ जहाँ मुझे स्टाइपेंड मिले, ऐसी सीट लूँ जहाँ मुझे हेड स्टार्ट पहले ही दिन से मैं पैसा कमाने लगूँ, अच्छा खासा पैसा कमाने लगूँ, पहले ही दिन मुझे जॉब मिल जाए। तो मेरा ये एम था और मेरी लाइफ पूरी, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को मोल्ड किया। एनेस्थीसिया भी लिया, तो एनेस्थीसिया में मैं टॉप तक जा रहा हूँ।
तो ये भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये कह रहे हैं मुझे फाइनेंशियल कोई बैकअप नहीं है और वो इंटरेस्टेड है मेडिकल ब्रांचेस में ही, लेकिन उन्हें लगता है कि जो फाइनेंस के वेदांत वाली जो ब्रांचेस है वो उन्हें शायद नहीं मिल रही है, उन्हें मेडिसिन और पीडिया नहीं मिल रहा है। तो अब वो ग्रेजुएट होके कंक्लूजन में आ गए हैं कि क्या मुझे डिप्लोमा पीडिया मिलता है तो मैं ले लूँ, क्या मुझे एनेस्थीसिया तो मिल रहा है तो मैं ले लूँ। तो मैं जो है इनका जो है अभिषेक का बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा हूँ कि अभिषेक आप में क्लैरिटी ऑफ माइंड है, आप अपनी सिचुएशन को जान रहे हो और आप बिल्कुल असेस करके ये दो ब्रांच सेलेक्ट किए, कोई भी ले लो अभिषेक। अभिषेक मेरी बात मानो, डीसीएच भी लोगे, डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक्स आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, मान लो टीयर 2 टीयर 3 सिटी में करोगे तो डिप्लोमा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्राइवेट है, ये फिजियोलॉजिकल ब्रांच है, इसमें कभी आपका जीरो क्लिनिक होने नहीं वाला, पेशेंट तो आएंगे ही, लेकिन आपको इसमें दोनों ब्रांच में राउंड द क्लॉक 24/7 आपको हाजिर रहना है। अभिषेक आप डीसीएच लेके ये करोगे कि आप अच्छे से सेंटर में जाके 1 ईयर नियोनेटोलॉजी में एक फेलोशिप ले लो या किसी और चीज़ में फेलोशिप ले लो, यहाँ कहीं कुछ और मिलता है तो फिर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी या कुछ होते हैं पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी, इस तरह का भी एक्सपीरियंस ले लो और अपने आप को प्रोजेक्ट करो। मैं जनरल पीडिया भी कर रहा हूँ और मैं इस किस्म की सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस को भी एड्रेस कर रहा हूँ। आप डीसीएच कर रहे हो तो 1 साल तो ऐसे भी आपका बच गया, तो 2 साल के बाद थोड़ी ना डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे, 1 साल कहीं और स्पेंड कर लो, 2-3 महीने की आप फेलोशिप कर लो, रोटेशन कर लो किसी अच्छी हॉस्पिटल में, किसी अच्छे कंसल्टेंट के अंडर में। आखिर प्राइवेट प्रैक्टिस में तो आपके परफॉर्मेंस और आपका नेटवर्किंग इसी पे जाता है। कई सारे डिप्लोमा पीडियाट्रिक्स है, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डिप्लोमा, मुझे ये था कि मैं डिप्लोमा तो लूंगा नहीं, मैं तो कुछ भी लूंगा, एमडी लूंगा, क्यों? क्योंकि डिप्लोमा में स्टाइपेंड नहीं था, मैं विदाउट स्टाइपेंड नहीं कर सकता, और डिप्लोमा डिप्लोमा है, डिग्री है डिग्री है, मैं ऐसा सोचता था। लेकिन प्राइवेट में इट डज नॉट मैटर। I now know if I would have become a pediatrician, I would have become good in that also, even if it's diploma. You looking at the way of my communication, my talking, and my skills that I have. मगर कोई guidance नहीं था. I don't regret being an NS. I don't regret anything because I have climbed to the top level. और मैं इस दुनिया के कई सारे यानी देश है उसमें प्रैक्टिस कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, तो आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। लेकिन आपके लिए ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस शायद कोई एक एक्सपीरियंस बने जो आपको इस दुविधा में से बाहर निकाल सके। तो एमडी एनेस्थीसिया लीजिए, एनेस्थीसिया लेकर भी आपका है, आपको ये है कि जनरल एनेस्थीसिया पहले दिन से आपको हेड स्टार्ट प्रैक्टिस मिल जाएगी। अगर चाहिए तो 6 महीने का आप रीजनल एनेस्थीसिया कर सकते हैं। साउथ में है हमारा जो है, साउथ में जो अपनी एक हॉस्पिटल है कि भाई जो है गंगा हॉस्पिटल है, जहाँ पर ब्राउन जो है, ब्राउन मेडिकल जो है, जो यानी रीजनल एनेस्थीसिया, रीजनल नाउ लोकेटर डिवाइस बनाता है, वो अपने देते हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की फेलोशिप देते हैं। डॉक्टर बाल वेंकटेश्वर है जो है बहुत ही बड़े लीडिंग यानी रीजनल एनेस्थेटिस्ट है। आप ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया कर सकते हो, आप ऑनको एनेस्थीसिया कर सकते हो, आप क्रिटिकल केयर भी कर सकते हो। और एनेस्थीसिया जैसे मैंने बताया, इसमें प्रैक्टिस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पीडियाट्रिक्स में आपको अपना क्लिनिक तो खोलना ही पड़ेगा, 2 बेड आपको रखने पड़ेंगे, 3-4 बेड नियोनेट के भी लगेंगे। आई थिंक अभिषेक मैंने आपको एड्रेस किया, आई थिंक यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड नाउ। Do share what you take, what you are selecting in the end। तीसरे आते हैं भाई, इनका जो आईडी है, इसका आईडी है कि भाई ओल्ड स्पोर्ट 8427। ये मुझे पूछ रहे हैं कि भाई ये गवर्नमेंट सीट इनको मिल रही है, प्राइवेट में इनको रेडियो मिल रही है, वर्सेस गवर्नमेंट में इनको एनेस्थीसिया और साइकेट्री मिल रहा है। इनका भी रैंक है 18,000। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग ए गुड रैंक। लेकिन अगर यहाँ पर फिर भी वही दुविधा है कि भाई मैं प्राइवेट रेडियो लूँ या फिर गवर्नमेंट एनेस्थीसिया साइकेट्री लो, तो वही है भाई जो मिस्टर ओल्ड स्पोर्ट, आप अपने इसमें से साइकेट्री तो निकाल ही दीजिए। आपको अगर गवर्नमेंट एनेस्थीसिया मिल रहा है तो एनेस्थीसिया ले सकते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू पे दैट काइंड ऑफ अ फीस। लेकिन इफ यू आर एबल टू अफोर्ड रेडियोलॉजी 80-90 लाख रुपये दे सकते हो, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इंटरवेंशन करना है और आपको अच्छा पैकेज तो मिल ही जाएगा, ऑनको रेडियो करोगे तो भी। तो आपका क्लैरिटी है, एनेस्थीसिया मैंने एड्रेस किया है अभिषेक के इसमें, और रेडियो भी मैं एड्रेस कर चुका हूँ पहले। आई थिंक यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड डू शेयर व्हाट यू सिलेक्ट। उसके बाद आते हैं डॉक्टर एस डी। डॉक्टर एस डी बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर, आई गॉट 15,000 रैंक। डॉक्टर एस डी, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग अ वेरी गुड रैंक। सर, आई डोंट हैव एनी ड्रीम ब्रांच एज सच,
और ये बहुत ही ईमानदारी से बोल रहे हैं कि डॉक्टर एसडी बोल रहे हैं कि सर मेरे को कोई एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं है और मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। डॉक्टर एसडी आई अप्रिशिएट कि आप इतने बोल्ड हो, आप ये बोल सक रहे हो, आप इन्हें फोरम में बोलते हो कि भाई मैं ये कैटेगरी का हूँ, मेरी ये है, तो अब मेरे पास तो चॉइस ही चॉइस है। और बोलते हैं मुझे कोई पता नहीं है कि मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ये 3 ब्रांचेस ये ग्रेजुएट कर चुके हैं, यानी ये इज कन्वर्ज टू 3 ब्रांचेस। वो बोल रहे हैं विदिन, यानी मैं 3 ग्रांट है, मुझे सजेस्ट कीजिए ओबी गायनी लूँ, ईएनटी लूँ या एनेस्थीसिया लूँ। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि ईएनटी लूँ, एनेस्थीसिया लूँ, वुड बी वाइज, कौन सी चॉइस लूँ, कंसीडरिंग अगेन यही है कि जिसमें जॉब सेटिस्फेक्शन हो, जिसमें पैसा हो और जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस हो। एंड फॉर द फर्स्ट जनरेशन मेल डॉक्टर, और मुझे ये 3 ब्रांच में मुझे लग रहा है मुझे इंटरेस्ट है। इनकी प्रॉब्लम ये फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है, इनकी प्रॉब्लम है कि इन्हें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए और इन्हें पैसा भी चाहिए। डॉक्टर एसडी, सभी चीज़ सभी को नहीं मिलती और सभी चीज़ आप एक साथ अचीव नहीं कर सकते, लाइफ की फैक्ट है। आपने जो ब्रांचेस जो ग्रेजुएट में कन्वर्ज की है वो एक तो ओबी गायनी, अकेले ओबी गायनी बीइंग अ मेल, यू नो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू प्रैक्टिस। तो अगर आप लाइफ में प्रोफेशनल होना चाहते हो तो अपनी वाइफ ऐसे सिलेक्ट कीजिए, स्पाउस सिलेक्ट कीजिए जो भी गायनी बैकग्राउंड से हो, तब तो ना आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस चल जाएगी। आप एक दूसरे को कवर कर सकते हो और एक दूसरे यानी ईज में रह सकते हो। आज मैं इमरजेंसी करूँ, मैं गए है तो आप फैमिली भी संभाल सकते हो, ऊपर नीचे क्लिनिक भी बना सकते हो, सब वो कर सकते हो। लेकिन इमरजेंसी तो रहेगी, पैसा ठीक ठाक आएगा गायनेक में भी। और अगर आप, आपकी वाइफ ऑब्स्टेटिक करती है और आप अगर गायनेक ले लेते हो और गायनेक में आप अगर जान सुपर स्पेशलिटी करना चाहो तो एमसीएच अवेलेबल है जहां आप ऑनको गायनेकोलॉजी कर सकते हो। आपको लेप्रोस्कोपी सर्जरी सीखनी होगी तो सीधा 3 साल के बाद हेड स्टार्ट नहीं, आपको थोड़े 2-3 साल, आपको 1-2 साल तो फेलोशिप करनी ही पड़ेगी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी या कैंसर सर्जरी में। आई थिंक आई एड्रेस यू। अब एनेस्थीसिया बिल्कुल ये आ गया तो इसमें वर्क लाइफ बैलेंस एनेस्थीसिया में भूल जाओ। बच्चों मैं बोल रहा हूँ 25 साल से तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने सऊदी अरेबिया में प्रैक्टिस की है, मैंने यूएसए में किया है, मैंने यूके में भी किया है, 12 साल मैंने बाहर प्रैक्टिस किया है। वर्क लाइफ बैलेंस जैसी बात एनेस्थीसिया में आप नहीं कर सकते हैं। ये इमरजेंसी ब्रांच है, क्रिटिकल केयर ब्रांच है। मान लो आप जब जनरल एनेस्थीसिया प्रैक्टिस करते हो, सीजरियन थोड़ी ना आपको बोल के आएगा कि मैं आ जाऊंगा इतने बजे आऊंगा, नहीं। ट्रॉमा थोड़ी ना आपको बोल के आएगा। क्रिटिकल केयर करोगे तो फिर इंट्यूबेशन, हेड इंजरी थोड़ी ना, हमारा एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है उसका क्रेनियोटोमी थोड़ी ना बोल के आएगा मैं इतने बजे आऊँगा। ये सब बातें मत कीजिए, भूल जाइए। तो वर्क लाइफ बैलेंस उसमें नहीं रहने वाला। और लास्ट आप बोल रहे हो ईएनटी, इसमें थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस रह सकता है क्योंकि ईएनटी एक ऐसी ब्रांच है जहां आप ओपीडी प्रैक्टिस है, कुछ ये है, कुछ मिनिमम सर्जरीज है, सेप्टोप्लास्टी हो गया, ईयर ड्रम रिपेयर हो गया, उस तरह की प्रैक्टिस कर सकते, सुबह से शाम की प्रैक्टिस करके बंद हो सकते हो, आप अवॉइड कर सकते हो इमरजेंसी। वेरी रेयर नाउ डेज ईएनटी में इमरजेंसी। आई होप डॉक्टर एस डी हैव क्लियर योर डाउट्स ऑल्सो। नाउ वे लर्नर वाई जो है, इनका जो मैसेज है, ये बोल रहे हैं कि सर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मिल रही है उन्हें और शुड आई टेक इट। बोल रहे हैं मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ले लूँ, मुझे मिल रहा है, या फिर मैं डीएनबी सर्जरी लेके बाद में एमसीएच ऑनको सर्जरी का करूँ, जनरल ऑनको, विच इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग एंड बेटर इन ऑल टर्म्स ऑफ इनकम एंड ऑल। तो इनका प्रश्न ये है कि भाई रेडिएशन ऑन्कोलॉजी अगर लेना चाहते तो मैंने बोला कि डायरेक्टली 3 इयर्स में यानी सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस आप करोगे और आप ले लो, पैकेज मिलेगा, अपना भी खोल सकते हो। अब ये बोल रहे हैं कि मैं सर्जरी लूँ और फिर उनको सर्जरी करूँ या नहीं। तो जैसे आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 3 साल सर्जरी, 1 साल एसएस की जो है एग्ज़ाम, और फिर हो गया 3 साल आपका ऑनको सर्जरी, उसके बाद भी डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं होने वाली। आप जब वर्क सेटिस्फेक्शन की कर रहे हो, अगर आप पैशनेट हो सर्जरी के लिए, अगर आप पैशनेट हो कि मैं किसी की जान बचा रहा हूँ, जान लगा दूंगा, एंड ऑफ द डे आई नो कि 10 घंटे की सर्जरी की, आहा क्या ही मैंने लोगों के लिए काम किया, मैंने इस पेशेंट को बाहर निकाला, मौत के मुंह में से बाहर निकाला, कैंसर से इसको छुटकारा दिया, अगर ऐसा सेटिस्फेक्शन चाहिए तो फिर उनको सर्जरी ले सकते हो, बट बी प्रिपेयर्ड टू स्ट्रगल फॉर 10 ईयर्स। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। आगे जाते है परी आसुदेव रंजन, डॉक्टर परी आसुदेव रंजन है, इनका भी रैंक अच्छे खासा आया लगता है, क्योंकि ये बोल रहे हैं सर
मुझे चॉइस दीजिए, डीएम मेडिकल ऑन्को या डीएम ऑन्को एंडोक्राइनोलॉजी, कौन सी लूँ? काफ़ी साफ है इसमें। अगर दोनों ही डीएम के लेवल पर जाना सकते हो तो डीएम मेडिकल ऑन्को इज द आंसर। डोंट थिंक अबाउट एंडोक्राइनोलॉजी। इसके बाद है मिस्टर महाराज है, बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, हर बार वो अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है, बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं वीडियोस। ये बोल रहे हैं, डॉक्टर महाराज बोल रहे हैं, सर रैंक वाइज कॉम्प्रेशन कीजिए, ब्रांचेस का कॉम्प्रेशन कीजिए। डॉक्टर महाराज मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मेरे पास इतना स्टडी नहीं है, ये चैनल नया है, वी हैव स्टार्टेड एंड आई एम हैप्पी विद द रिस्पॉन्स, मगर ये मैं इतना रिसर्च करके ब्रांच कॉम्प्रेशन करके बहुत डिफिकल्ट है, अभी के स्टेज में नहीं, फ्यूचर में मैं शायद कर लूँगा ये भी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भी इनका भी यही है कि इनका 40,000 रैंक है, एक डिसेंट सा मीडियम रैंक है, यानी कई सारे लोग होंगे जिनके 30-40,000 रैंक होंगे, इनको ये सिनारियो आने वाला है। ये बोल रहे हैं कि भाई मैं चूज़ किस में से करूँ, मुझे जो मिल रहा है एनेस्थीसिया वर्सेस ईएनटी वर्सेस साइकियाट्री वर्सेस पैथोलॉजी। महाराज जी अब हो गया एनेस्थीसिया और ईएनटी, मैं समझ सकता हूँ, एक हो गया क्रिटिकल केयर वाली ब्रांच और एक हो गई सर्जिकल ब्रांच, दूसरी हो गई साइकेट्री, बिल्कुल ही भूल जाइए, और फिर पैथोलॉजी। मैं आपको दो चॉइस दूंगा डॉक्टर महाराज, आप या तो एनेस्थीसिया लीजिए, फिर आगे जाने की सोचिए, जैसे मेरा एनेस्थीसिया वीडियो फॉलो कीजिए, या तो फिर आप पैथोलॉजी लीजिए, ऑन्कोपैथो कीजिए, जेनेटिक्स कीजिए, अपना प्राइवेट खोलिए, एक एक्सपर्ट बनिए, आपकी डिमांड रहेगी। तो ये थे कई सारे यानी जो है आंसर्स। I forgot to name one doctor who has asked me and he is getting a very good rank. I will mention your name, doctor, in my caption in the written, but this is saying this, he is a graduate who has got a good rank. He is clear that he wants to do transplant anesthesia. और इनकी रैंक के हिसाब से इन्हें एम्स में मिल रहा है, इन्हें सफदरजंग में मिल रहा है, इन्हें मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में मिल रहा है, इन्हें केईएम में मिल रहा है और इन्हें टाटा मेमोरियल में भी मिल रहा है। क्या ही डिसेंट रैंक है, क्या ही अपॉर्चुनिटी है, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। लेकिन प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इनका यह है कि इनको पंजाबी खाना है तो सिर्फ पंजाबी में चूज़ करना है डिशेस, इनको थाई और पंजाबी में चूज़ नहीं करना है। तो डॉक्टर आई वुड लाइक टू एडवाइज यू, आपको ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया करना है तो इन सभी इंस्टीट्यूट, ऑल द इंस्टीट्यूट, इनको आरएमएल में भी मिल रहा है, यानी दिल्ली के सभी टॉप कॉलेजेस में मिल रहा है, बॉम्बे के 2 टॉप कॉलेजेस में मिल रहा है। अगर आप ऑन्को एनेस्थीसिया करते हो तो आप टाटा मेमोरियल सिलेक्ट कर दीजिए, ब्लाइंडली गो फॉर टाटा मेमोरियल, देयर इज नो डाउट। अगर आप ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट करना चाहते हो तो जस्ट सी, आई डोंट हैव द डेटा, एम्स एनी डे इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूट, हमारे जमाने में भी अपेक्स इंस्टीट्यूट था, आज भी वो होल्ड करता है, दिल्ली एम्स आई मीन, नॉट एनी अदर एम्स। लेकिन मैंने कई सारे ग्रेजुएट्स देखे हैं, मेरे अंडर में ही एक बंदी थी, एक डॉक्टर थी, नाम नहीं लूँगा, जो डीएम ऑन्को एनेस्थीसिया करके आई। शी वॉज द फर्स्ट बैच ऑफ डीएम ऑन्को एनेस्थीसिया और आई थिंक सेकेंड बैच ऑफ डीएम ऑन्को एनेस्थीसिया फ्रॉम एम्स दिल्ली। उस टाइम हालांकि कोविड आया था तो काफ़ी सारी प्रैक्टिस में असर हुई थी, लेकिन उन डॉक्टर को, फीमेल डॉक्टर, लगभग सब कुछ मैंने ही सिखाया। फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन मैंने सिखाया, एपिडुरल मैंने सिखाया, ऑन्को एनेस्थीसिया की जो प्रैक्टिस है, ऑन्को एनेस्थीसिया का प्रिंसिपल्स है, मैं कह सकता हूँ उन्हें सिर्फ 25 to 30% ही स्किल्स थी। मैं हैरान हो गया था उस टाइम, और जो ऑन्को एनेस्थीसिया के जो हेड है डॉक्टर गर्ग वगैरह, सबको मैं पहचानता हूँ। क्या होता है दिल्ली एम्स जैसे में, दूसरे एक हमारे हैं, हमारे जिस हॉस्पिटल में, कार्डियक हॉस्पिटल में, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कार्डियक सर्जन है, बड़े सबसे बड़े कार्डियक सर्जन अहमदाबाद में, उन्हीं का बेटा एम्स दिल्ली से CTVS करके आया है। मैंने उन्हें पूछा कि आप एम्स में CTVS कहते हैं, कैसा रहा, आप कल सर्जरी करोगे? डॉक्टर कुणाल मुझे कहते कि नहीं सर, मैं कल सर्जरी नहीं कर सकता, मैं काफ़ी जूनियर हूँ, मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों? एम्स में तो बहुत सारा है, वर्क ही वर्क है। उन्होंने बोला सर एम्स में वर्क है लेकिन बहुत ही डिवाइडेड वर्क है, बहुत ही सैचुरेटेड वर्क, बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी तो है, सुपर कंसल्टेंट्स है, उनके यूनिट्स है, आपको हैंड्स ऑन वर्क नहीं मिलता एम्स में। हाँ,
एम्स का आपका जो है रिसर्च वर्क, स्टडी वर्क, एकेडमिक वर्क बहुत ही रहता है। आपके पेपर प्रेजेंटेशन, पब्लिकेशन आपको काफ़ी मिल जाएंगे। अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो, पता है दोस्तों, यूके है, यूएस है, सबसे ज़्यादा क्या गिनते हो? एक तो इंस्टीट्यूट्स लाइक एम्स, पीजीआई, सीएमसी वेलोर, निम्हांस, इस तरह के इंस्टीट्यूट, या कोचिन, अमृता, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इसको ये देखते हैं। और दूसरा देखते हैं पब्लिकेशन। आपके सीवी में अगर ऐसे इंस्टीट्यूट है और आपके सीवी में अगर पब्लिकेशन है तो फिर बात ही भूल जाइए। फॉरेन में आपकी अपॉर्चुनिटी, मान लो फेलोशिप भी करना चाहते हो तो यू विल बी अ टॉप कैंडिडेट, देयर इज नो कंपटीशन फॉर यू। सो ठीक है, आप थियोरी क्लियर कर लोगे, रिसर्च वर्क करोगे, आप है असिस्टेंट रहोगे, लेकिन बाहर आने के बाद इंडिपेंडेंट वर्क के लिए फिर से आपको जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा। एनेस्थीसिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एनेस्थीसिया में ये होता है कि प्रोसीजर्स छोटी होते, सर्जरी नहीं। काफ़ी सारा लीवर ट्रांसप्लांट जैसे में सिर्फ मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो एज फार एज एनेस्थीसिया इज कंसर्न, यू कैन गो फॉर दिल्ली एम्स इफ दे हैविंग अ गुड लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। नहीं तो फिर इन हॉस्पिटल्स में देखिए लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम सबसे ज़्यादा कहाँ है, ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, because you need hands-on work, you need variety of work. Anesthesia is a skill-based branch. रेसिडेंसी में ही आपको स्किल्स डेवलप करना है, रेसिडेंसी में ही आपको वॉल्यूम ऑफ स्किल प्रैक्टिस पर ट्रेन करना है, बाहर आके आपको सीधा ट्राई करना है। लेकिन अगर ऑन को एनेस्थीसिया लेना है तो गो फॉर टाटा मेमोरियल, not for AIMS, because I have an experience of the girl who came from AIMS onco. So for today this is this much, and I hope काफ़ी सारा हम कंक्लूड कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे Q&A के जो बच नहीं जाते हैं, बिकॉज ऑलरेडी पीपल हैव स्टार्टेड रजिस्टरिंग, बट इफ एट ऑल somebody has a personal question still they can send me message. I am putting my मोबाइल नंबर also so that you can WhatsApp me. अपना नाम लिखिए, अपनी रैंक लीजिए और अपना इंटेंशन लिखिए, और ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए आपको मेरी एडवाइस हेल्प हुई कि नहीं चूज़ करने में। सो फॉर टुडे दिस इज दिस मच, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। एक नया टाइप का वीडियो लेके आऊँगा, प्राइवेट प्रैक्टिस वर्सेस एकेडमिक प्रैक्टिस, प्राइवेट वर्सेस एकेडमिक, इंडिविजुअल प्राइवेट वर्सेस कॉर्पोरेट प्राइवेट। This is the next hot topic for you. Good night, have a good day. Tomorrow wake up and you fix your choice. Thank you very much.